नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। रामानंद सागर की रामायण में एक प्रसंग है जहां युद्ध से पहली रात रावण अपने कक्ष में घूम रहा होता है और पीछे एक म्यूजिक बज रहा होता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। कुछ वैसी ही स्थिति है, क्योंकि जो आज की रात है वो भारत के चुनावी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक है। एक महत्वपूर्ण रात वो थी जब राष्ट्रपति भवन में घुसकर जबरदस्ती उनसे इमरजेंसी के दस्तावेज पर सिग्नेचर कराए गए थे। एक रात वो महत्वपूर्ण थी जब 2014 के चुनाव के रिजल्ट से पहले वाली रात थी, जिसके बाद भारत का राजनीतिक इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक रात 2024 के चुनाव के रिजल्ट वाली रात थी, जिस दिन विपक्ष को एक अलग ही कह सकते हैं प्राणवायु मिली थी। और एक रात है आज की महत्वपूर्ण रात, क्योंकि कल पश्चिम बंगाल में जो चुनावी रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर जिस भी दिशा में रिजल्ट जाएगा वो भारत के चुनावी इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलेगा। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वो और मजबूती के साथ, क्योंकि 2024 के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से वो डर गए, निश्चित तौर पर डर गए, इसलिए जो वो एक खास अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में उतर रहा है वो उससे शायद बचे और उसे एक नई प्राणवायु मिलेगी, शायद उससे कहीं बचने का प्रयास करे। और नए हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है लोगों की, तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद उसकी तरफ भी रास्ता प्रशस्त होगा। होगा नहीं होगा वो समय बताएगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी ये चुनाव जीतती हैं तो बीजेपी शायद और बड़ी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेगी। वो भारत के लिए और खतरनाक होगा। खैर, जो कुछ भी होगा वो तो कल पता लगेगा, लेकिन ममता बनर्जी और आईपैक किसी भी स्थिति में जो ये रात है ना, इसे गंवाना नहीं चाहती है। जिस तरीके से आईपैक और उसके लोग और टीएमसी के लोग इस रात का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं कि हर तरीके से एन केन प्रकरण कुछ भी हो, 1 सीट 2 सीट 4 सीट 10 बूथ 20 बूथ 50 बूथ, जहां पर भी हो सके, जिस भी तरीके से चीजों को प्रभावित किया जा सके वो करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनाव में ये डेस्परेशन आपको ममता बनर्जी और टीएमसी में नहीं दिखाई दी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हम कल क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर को पता था, आईपैक को पता था हम किस तरीके से कल का चुनाव मैनिपुलेट करने जा रहे हैं। कल, माफ कीजिएगा, काउंटिंग मैनिपुलेट करने जा रहे हैं। चुनाव तो किया ही, काउंटिंग भी करने जा रहे थे, उन्हें पता था। तभी प्रशांत किशोर दम भर का ये कहता था कि 3 डिजिट में बीजेपी की पार्टी की सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि उसे पता था जब काउंटिंग होगी तो किस तरीके से बूथ एजेंट खरीद लिए जाएंगे, काउंटिंग एजेंट, उन्हें किस तरीके से मार के भगाया जाएगा, किस तरीके से बीजेपी ब्लंडर करेगी, क्योंकि बीजेपी को पता ही नहीं था ये सब कुछ भी वो करेंगे। लेकिन इस बार जिस तरह की तैयारियां हैं तो टीएमसी को पता है भैया पिछली बार वाला खेल तो हम नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मिलकर डेमोक्रेसी की हत्या की थी वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना कम से कम नुकसान किया जा सकता है वो तो निश्चित तौर पर करें। और वो क्या कर रहे हैं वो सब आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या हैं ये भी जान लीजिए। लगभग 77 काउंटिंग स्टेशन बनाए गए हैं पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर। पहले 100 से ऊपर थे, फिर घटाकर 87 किया गया, फिर घटाकर 77 किया गया। जितने कम पोलिंग स्टेशन होंगे उतनी कम जगह हिंसा की संभावना है वो कम होगी। उसके अलावा लगभग 432 काउंटिंग ऑब्जर्वर रखे गए हैं। 294 सीट पर 432, औसतन 1 पे 1 होता है लेकिन ज्यादा है। और 294 सीटें हैं, काउंटिंग स्टेशन तो 77 ही है ना, यानी कि 77 पे 432 रखे गए हैं, आप ये मानकर चलिए। उसके अलावा नॉर्थ 24 परगना में 33 सीट पर 49 है और साउथ 24 परगना में 31 सीट पे 45 है। यानी वहां अतिरिक्त ऑब्जर्वर रखे गए हैं, क्योंकि अतिरिक्त वहां चीजों को लेकर संभावनाएं हैं। जिस तरीके से हर काउंटिंग स्टेशन के बाहर लगभग 10-10 फुट लंबी दीवारें बना दी गई हैं। अभी जो कलकत्ता में पोलिंग स्टेशन है, जहां पे काउंटिंग होनी, काउंटिंग स्टेशन है, वहां देखिए क्या व्यवस्था है। किस तरीके से जाल की दीवारें टाइप बना दी गई हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से ही आप अंदर घुस सकते हैं। व्यवस्थाएं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी आईपैक और टीएमसी पूरे प्रयास में, वो सब दिखाऊंगा आपको क्या क्या करने का वो सोच रहे हैं। उसके अलावा अमित शाह की तरफ से यह सख्त संदेश है अपने सभी काउंटिंग एजेंट्स के लिए कि भैया
जब तक आखिरी राउंड आप हार गए, आपने देख लिया कि विनिंग मार्जिन इतना लंबा है कि अब 10वें 11वें 12वें राउंड में ही हार गए, नहीं हो सकता। जो बीजेपी 70 सीट ये मानकर चल रही कि उन पे हम जीतेंगे ही नहीं, आप उस पर भी आपको आखिरी राउंड में आखिरी वोट जब तक नहीं गिनी जाएगी आपको वहां रुकना है। कोई काउंटिंग एजेंट छोड़कर नहीं भागेगा, ये सख्त संदेश है। हर मिनट हर सेकंड की जानकारी सीधा अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं से मांग रहे हैं। जहां पर भी कुछ हो बताओ। कहीं मुझे डीएम से जरूरत पड़ी बात करने की, क्योंकि एक पिछली बार का एक पत्रकार किस्सा सुना रहे थे कि एक कैंडिडेट बीजेपी का जीत गया, 18,000 वोट से जीत गया, फिर भी डीएम उसको जो जीतने का सर्टिफिकेट है वो नहीं दे रहा था। फिर जो टॉप के 2-3 नेता हैं बीजेपी के, उनमें से किसी एक का फोन गया कि भाई साहब जो सही है वो करो, आप ऐसे सर्टिफिकेट नहीं रोक सकते। तब जाकर 8,000 वोट से जीता हुआ कैंडिडेट दिखाया गया था। तो इन सब चीजों को लेकर बीजेपी बड़ी सतर्क है और ध्यान दे रही है। उसके अलावा जहां काउंटिंग होगी, वो इस बार जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये व्यवस्था की है कि जो नेशनल पार्टी के लोग हैं वो आगे बैठेंगे और जो दूसरी पार्टियां हैं वो पीछे बैठेंगी। टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन हर वो प्रयास कर रहा है कि सही तरीके से इलेक्शन तो हो गया। एक फाल्टा की सीट छोड़ दीजिए, कुछ 2-4 बूथ कहीं हुआ होगा, वो सब छोड़ दीजिए। अमूमन आप इतने बड़े इलेक्शन में, बंगाल जैसे इलेक्शन में बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन काउंटिंग उससे महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी खुद ये मानती है कि पिछली बार कम से कम 50 सीटें हम काउंटिंग के दिन हारे थे। और इस बार आईपैक किस तरीके से काम कर रही है ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो सौमित खान है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आरोप लगाया है। उनका यह आरोप है कि भैया जो काउंटिंग एजेंट आएंगे ना कल, जो काउंटिंग ऑफिसर्स आएंगे सरकारी, उनको मैसेज किया जा रहा है आईपैक की तरफ से पहले दिन कि भैया हम फला फला सरकारी ऑफिस से बोल रहे हैं, आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए ताकि कल जब आप काउंटिंग पे जाएंगे तो आपका जो आईडी कार्ड है वो हम एडवांस में तैयार करके आपको दे देंगे। पहली बात तो जो आईडी कार्ड बनता है वो वहीं पर बनता है, पहले से कोई आईडी कार्ड नहीं होता और आपको हार्ड कॉपी ले जानी पड़ती है, तब जाकर आपका आईडी कार्ड तैयार होता है। लेकिन वो पहले ही दिन वो जानकारी सारी अपने पास ले लेना चाहते हैं ताकि उन्हें पता हो कौन सा ऑफिसर ड्यूटी पे लगेगा, कहां लगेगा, किस प्रोफाइल का है, किस पोस्ट का है, ताकि उसके हिसाब से उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा सके। मतलब पहले ही रात, पिछली बार बीजेपी और ये सब इन चीजों से एक तरीके से अनभिज्ञ थे। बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आरएसएस का कैडर है, बहुत अनुभव है, कई सौ हजारों चुनाव लड़े हैं, लेकिन भैया बंगाल जैसा चुनाव नहीं लड़ा था आपने। पिछली बार हाथ जला है तो इस बार आप सावधान हैं। तो सुनते हैं सौमित खान ने क्या आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से काउंटिंग ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार सुनते हैं। अनुरोध है, बहुत सारे काउंटिंग ऑफिसर को आईपैक और दूसरा से फोन जा रहा है, फोन जाके बोल रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप में आपका डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स भरना है। मैं यहीं पे बोल रहा हूँ, जो ऑफिसर को आप लोग काउंटिंग में बुलाया, हो सकता है वो काउंटिंग ऑफिसर नहीं घुसा, उसका डॉक्यूमेंट्स लेके दूसरा आदमी घुस जाएगा, आईपैक वाला नहीं तो कोई भी विरोध वाला। तो मेरा इलेक्शन कमिश्नर में रिक्वेस्ट है, जो आदमी का आप लोग बुलाया, जो आदमी को आप लोग बुलाया, जो काउंटिंग ऑफिसर होगा उसको ही काउंटिंग ऑफिसर होना चाहिए, नहीं तो वो उसका डॉक्यूमेंट्स रहेगा लेकिन आदमी फर्जी रहेगा। तो इसमें इलेक्शन कमिश्नर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे काउंटिंग ऑफिसर का पास बन रहा है, आज जो ओरिजिनल आदमी है उसको बोल रहा है आप लोग बैठे रहिए। अभी बांकुड़ा में हो रहा है, हर जगह में हो रहा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इमीडिएट इसमें फॉलो करिए, इमीडिएट देखिए जो काउंटिंग ऑफिसर है, आरओ लोग और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग, ये लोग फॉल्स बना रहे, फर्जी बना रहे बूथ। तो ये किसके साथ मिली भगत है? ये इसके लिए तृणमूल के साथ मिली हुआ है और आईपैक के साथ मिली हुआ है। ये डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आरओ ने ये सब फॉल्स बना रहा है बहुत सारे आईपैक ऑफिसर को, जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर ही नहीं है, उसका बनाने का चक्कर में है उनका। मतलब यहां तक स्थिति है कि इन्फ्लुएंस ही छोड़ दीजिए, संभावना यह है कि जो अंदर आदमी गया है वो सरकारी कर्मचारी ही नहीं है, उसे बाहर से बाहर बातचीत कर ली जाएगी, भैया तुम्हारे बिहाफ पर कोई और चला जाएगा।
ये आरोप है स्वामित्व खान का, कितना सही है कितना नहीं वो तो इलेक्शन कमीशन को जांचना है, लेकिन कम से कम इनकी तरफ से आरोप लगाया कि आईपैक इस तरीके से कर रहा है। और ऐसा हुआ है, ऐसा काउंटिंग के दिन हुआ है जब आईएसएफ का एक कैंडिडेट का जो एजेंट था, पोलिंग एजेंट था, जब वहां पहुंचा तो उसे पता लगा आईएसएफ के नाम से ऑलरेडी एक अंदर है और वो टीएमसी का आदमी है, लेकिन आईएसएफ के अपने आप को आईएसएफ का एजेंट बताकर वो अंदर बैठा हुआ है और वहां पोलिंग चल रहा है। ये स्थिति हुई है, शायद फाल्टा में ही हुआ था। इस हद तक वहां पर मैनिपुलेशन हो रहा था, इसलिए चुनाव कैंसिल करने पड़े थे, इसलिए बाद में चुनाव होगा उसका। यह स्थिति है। अगर यह सही है तो आप समझिए किस हद तक रिगिंग होती थी। उसके बाद भी अगर बीजेपी 77 सीट जीतती है तो भैया बहुत बड़ी जीत थी बीजेपी की। मतलब आप सोचिए कितनी तगड़ी लहर रही होगी, कितनी जबरदस्त लहर रही होगी कि इस तरह के मैनिपुलेशन के बाद भी वो 77 सीट जीतने में कामयाब रहे। तो यह स्थिति है। अगर इसे इलेक्शन कमीशन एक तरीके से कंटेन कर पाया तो कल सही रिजल्ट आ पाएगा। अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने है। एक और आरोप लग रहा है कि जो काउंटिंग हो रही है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को लगाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी आरोप है, हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता की नेता की तरफ से आरोप है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि वर्कफोर्स कम है। आप स्थिति ये देखिए कि किस हद तक वहां का सरकारी तंत्र एज ए कैडर के तौर पर काम करता है कि जो ममता बनर्जी का इलाका है कालीघाट का, वहां पर अब तक कालीघाट में 5 अधिकारी चेंज किए जा चुके हैं, ओसी चेंज किए जा चुके हैं। भैया पहले एक लगाया, फिर उसे चेंज किया जब से इलेक्शन शुरू हुआ, फिर दूसरे को किया। अभी एक साहब थे वो ऐसे बंदूक लेके फोटो वोटो खिंचवा रहे थे नेक्स्ट असाइनमेंट पे, जा रहा हूं, उसे चेंज किया। उसकी जगह जो आया उसको 12 घंटे में फिर चेंज करना पड़ा। अब तक 5 चेंज किए जा चुके हैं। यह स्थिति है पश्चिम बंगाल में। और उसमें अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर आ जाती है इन काउंटिंग के दौरान तो भी जो काउंटिंग की सुचिता है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और बार बार सवाल उठाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन कहां से लाए इतना कुछ? अंदर का पूरा सिस्टम ही जब टीएमसी के पेरोल पर काम कर रहा है। उसके अलावा टीएमसी ने जो एक्स डीजीपी हैं और अब एमपी हैं राज्यसभा से, राजीव कुमार, उन्हें बैरकपुर और दमदम में अपनी तरफ से ऑब्जर्वर लगाया गया। भैया कहीं ना कहीं एक्स डीजीपी रहे हैं, तंत्र पे अच्छा खासा कंट्रोल रहा होगा, बहुत सारे लोग उनके जान पहचान के उन जिलों में भी होंगे, तो निश्चित तौर पर उनके जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कल जो काउंटिंग होनी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक बयान आया है, मतलब उनकी तरफ से आया है कि भैया संभावना यह है कि जो सीआरपीएफ है उसे ये जांचना चाहिए कि जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं जहां काउंटिंग हो रही है, खासकर उसके आसपास बिजली घर हैं, सब स्टेशन हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हो सकता है कि कोई, और ये मेरी भी तरफ से है, कि कोई जो गुंडा एलिमेंट है टीएमसी की तरफ से कोई हो सकता है जिसको ये लगता है भैया चुनाव में कहीं गड़बड़ हो रही है तो वो लाइट भगा दे। वैसे वहां बैकअप रहता है, सब चीजें रहती हैं, ऐसा नहीं है कि लाइट कट गई तो वहां साहब बैठे हैं आराम से मोमबत्ती जला के, नहीं, वो बैकअप रहता है सब कुछ। लेकिन प्रयास पूरा किया जाएगा किसी भी तरीके से इन चीजों को सैबोटाज किया जाए, परेशान किया जाए, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ विघ्न डाला जाए। और जितने भी, देखिए अगर बीजेपी की सरकार आती है, अगर ये 12, 12:30, 1 बजे तक ये स्पष्ट हो जाता है कि भैया बीजेपी आ रही है, भले ही वो 248 पे आए, 249 पे आए, 200 पे आए, 250 पे आए, उसके बाद एक बंगाल के एक बड़े एरिया में जो उत्पाद की संभावना है वो कम है, लेकिन जहां आबादी 40%, 30%, 50% से ऊपर है जिन पॉकेट्स में, वहां निश्चित तौर पर वो अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इन सब चीजों से बचने की बहुत संभावना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखने की संभावना है। और खबर यह भी है कि जो नबन्ना है, यानी कि जो सेक्रेटेरिएट है पश्चिम बंगाल का, उसमें से फाइलें गायब होने लगी। अब मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया ये संभावना है। और बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का नबन्ना में एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए। बहुत सारे बंगालियों से बात हो रही है, वो खुद कह रहे हैं। उसके अलावा कलकत्ता से बाहर जाने वाली जितनी फ्लाइटें हैं फुल बुकिंग पे चल रही हैं। कौन लोग हैं जो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं?
तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे समीकरण कलकत्ता के अंदर बदल रहे हैं, बंगाल के अंदर बदल रहे हैं, वहां ग्राउंड लेवल पर बहुत लोग उसको भांप रहे हैं। देखिए कल क्या होगा वो तो 12-1 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कल के बाद सिस्टम बदलेगा बिल्कुल जरूर। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से चीजें अभी भी, देखिए जिस तरीके से इतनी सुरक्षा के बाद भी टीएमसी कुछ कर पा रही है, तो मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा फाइट टफ है, लेकिन बीजेपी को एज है, एक ठीक ठाक एज है, लेकिन थोड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि बंगाल है। आप खुलकर बहुत चीजें नहीं कह सकते वहां के बारे में, क्योंकि बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं, बहुत सारी जगह है। इसी ने इतना सब कुछ किया फिर भी फालता हो गया, इसी इतना सब कुछ कर रहा है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं। आगे दसना था हम दाঁড়াও দেখি শুয়ে এলাম ওরে বাবা রে হ্যাঁ किस चीज की तैयारी है ये? चुनाव के बाद पोस्ट पोल? क्योंकि अगर ये वीडियो सही है तो बंगाल में तैयारी है, भले ही पॉकेट्स में हो। इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर अभिषेक बनर्जी जैसे लोग ये कहें कि फाल्टा में कि भैया मैं चैलेंज देता हूं एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया को कि यहां आकर चुनाव लड़के दिखाए। आप कहते नरेंद्र मोदी को चैलेंज देता हूं, आप कहते अमित शाह को चैलेंज देता हूं, योगी आदित्यनाथ को देता हूं, शुभेंदु अधिकारी को देता हूं, आप किसी और का नाम लेते, आप हेमंत बिश्व शर्मा को कहते, एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया। आप भारत को चैलेंज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भारत क्यों? पश्चिम बंगाल क्या अब बांग्लादेश का हिस्सा हो गया है? क्या ग्रेटर बांग्लादेश का जो प्लान है बांग्लादेशियों का, उसमें आप भागीदार हो गए हैं कि जो आप एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी के जो 3 नारे हैं, मां माटी मानुष, जय बांग्ला और खेलो होबे, तीनों बांग्लादेशियों के नारे हैं। पहले तीनों नारे बांग्लादेश में लग चुके हैं, वहां से उठाया है ममता बनर्जी ने। तो आप एंटायर यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। और फाल्टा में चुनाव करा लीजिए, संभावना फिर भी यही है कि संभवतः बीजेपी शायद हार जाए, क्योंकि डेमोग्राफी सिस्टम ऐसा है। और ये बात कर रहे हैं डायमंड हार्बर मॉडल की कि भैया वो चलेगा। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? दंगा और हिंसा का मॉडल। कल 1 बजे के बाद ना चैप्टर क्लोज होना है, अगर सब सही तरीके से हुआ तो। मैं बार बार कैविएट दे रहा हूं, क्योंकि भैया ये पश्चिम बंगाल पे ठीक है, अमित शाह की बहुत नजर है, इसी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन जब तक मतपेटियां ना खुल जाए, मेरा असेसमेंट, पर्सनल असेसमेंट ये है कि बीजेपी कहीं 155 के आसपास है। बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का खुद का असेसमेंट 170-75 के आसपास का है। वो अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का इतना है, आरएसएस का इतना, मुझे नहीं पता वो आंकड़े कहां से आ रहे हैं। अमित शाह ने खैर हाँ ठीक 170 प्लस दिया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए है, अंदर कितना है वो अलग चीज है, लेकिन अंदर वो ये मानकर चल रहे हैं सरकार उन्हीं की बन रही है। मेरे हिसाब से कहीं 150 से 60 की रेंज में, और एवरेज 155 के आसपास कहीं बीजेपी आ रही है, ये मेरा असेसमेंट है। और इससे बेहतर होगा, इससे अच्छा रिजल्ट होगा, मैं गलत साबित होऊंगा, भैया मेरे से खुश कोई नहीं होगा। क्योंकि कम से कम पश्चिम बंगाल को आजादी कल मिलनी ही चाहिए। पश्चिम बंगाल की आजादी का दिन 4 मई होना ही चाहिए, क्योंकि बंगालियों को जो वेदना, 33-34 साल का वो राज, 15 साल का ये राज, भैया उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों 2 दर्जे के नागरिक के तौर पर रहे हो भारत के अंदर? उनका पूरा हक है। जितना हम भारत में रहकर भारत के संसाधनों को जितना हम एंजॉय कर पा रहे हैं वो भी करें। सरकारी अधिकारी को डीए नहीं मिलता है, सरकारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, सुरक्षा उनके पास नहीं है, बांग्लादेशी उनकी जमीन घेर रहे हैं। तो ये तो तय है कि भैया कल कुछ ना कुछ तो, अब ये जनता ने अपना काम कर दिया, अब ये काम ज्ञानेश कुमार जी का है, अब ये काम सीआरपीएफ का है, ये काम अब केंद्रीय गृह मंत्रालय का है कि किस तरीके से जो जनता की एस्पिरेशन है उसको आप सही तरीके से ग्राउंड पर उतारें। और कल क्या होना है उसका एक छोटा सा आपको एग्जिट पोल दे देता हूं, या कहता हूं ना रुझान आने लगे हैं। ये रुझान ये है कि एक मौलाना साहब हैं,
साहब क्या मौलाना है, मौलाना जर्जिस अंसारी क्या कह रहा है? ये वही व्यक्ति है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तो उसने कहा था यूपी के मुसलमानों बंगाल चले जाओ, वहां सुरक्षित हो। अब ये जर्जिस अंसारी कह रहा है मुसलमानों तुमने गलती करी, तुमने अपना वोट बंटवा दिया, अब शेर आने वाला है, लोमड़ी बन जाओ। मैं ये नहीं बताऊंगा कि शेर कौन है वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन तुम शेर आने वाला है, अब थोड़ी देर शांत रहो, लोमड़ी बन जाओ पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी ये मान रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। ये कह रहा है कि अब हम ऐसी मजलिसें नहीं कर पाएंगे। ये कह रहा है कि अब 10 बजे के बाद हमारे माइक नहीं चल पाएंगे, अब हमारी अजानें नहीं हो पाएंगी। ये डर है। और कल 12-1 बजे के बाद अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर या उस तरफ जाने वाली ट्रेनों में अगर आपको भीड़ ना दिखाई दे तो अचंबा नहीं होगा। कितना सक्सेसफुल होगा, कितने लोग भागेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको उस दिशा में जाने वाली ट्रेनों में भीड़ दिखाई देने लगे तो समझ जाइए रुझान किस तरफ है। खैर, बंगाल में जो भी डेवलपमेंट होगा वो भी आपके साथ लेकर आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड आपकी स्क्रीन पर है और मेंबर बनकर भी आप इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।